हेलो एवरीवन। हम लोग देखो बेटा बात करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको बहुत इजी वे में बहुत बारीकियों के साथ समझेंगे। हर एक कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझना है पूरे लेक्चर में, ठीक है बेटा। तो भाई कोई चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, मान लो केमिकल, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमें पहले बेसिकली ये पता होना चाहिए ना कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इक्वेशन क्या होता है, जब भी तो हम एक चैप्टर के अंदर आगे मूव कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें एक बार ओवरव्यू पता चल जाता है कि चैप्टर में बेसिकली है क्या, क्या करना है, क्या पढ़ना है, तो हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, वो आसान बन जाता है। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन ही क्या होता है, ठीक है। तो उसको बात करते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उसको ध्यान से सुनना भाई। देखो कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, उस रिएक्शन का मतलब देखो क्या है, कोई भी रिएक्शन होती है इस तरीके से, ठीक है, रिएक्शन है। और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट से जो होता है ना, एक चीज होती है रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्शन में देखो ध्यान से क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। किससे क्या बनता है, एक चीज होती है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से जो होता है ना वो क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब देखो रिएक्टेंट की तरफ होता क्या है, रिएक्टेंट की तरफ जो है ना, पुराने जो बॉन्ड होते हैं, रिएक्टेंट की तरफ होता क्या है, बेसिकली जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक करते हैं। जो पुराने बॉन्ड होते हैं, ओल्ड बॉन्ड, वो ब्रेक करते हैं। पुराने जो भी बॉन्ड होंगे वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और प्रोडक्ट की साइड क्या होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या होता है यहाँ पर, प्रोडक्ट की तरफ न्यू बॉन्ड जो होते हैं, नए बॉन्ड जो होते हैं वो बनते हैं। समझ गए। तो ध्यान से सुनो भाई, केमिकल रिएक्शन होता क्या, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट की तरफ क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं, मतलब जो पुराने बॉन्ड होते हैं ना वो टूटते हैं। और प्रोडक्ट की तरफ क्या होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट की तरफ क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, और प्रोडक्ट की तरफ क्या होता है, नए बॉन्ड जो होते हैं ना वो बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ध्यान से, है ना, एग्जाम्पल से हमें ज्यादा क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल क्या है, मान लो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये रिएक्ट कर रहा है तुम्हारा क्लोरीन के साथ, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl2 मतलब क्लोरीन है। ये रिएक्ट करने के बाद मान लो यहाँ पर HCl बन रहा है। क्या बन गया यहाँ पर, HCl बन गया। अभी ये मत बोलना कि अभी बैलेंस नहीं है, अभी हम बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा करनी है। उस केमिकल रिएक्शन में देखो है क्या, हाइड्रोजन है, वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है। H2 जब Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये जो एरो होता है ना, इस एरो को ध्यान से सुनो पहले, है ना। ये जो एरो है, ये वाला जो एरो हमें दिख रहा है, इस एरो को मानते हैं मछली का मुंह है ये, ठीक है। ये मछली का मुंह जिधर की तरफ खुल रहा है ना, वो तो होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट क्या होगा, मछली का मुंह आगे की तरफ खुल रहा है, इधर राइट हैंड साइड पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो मछली का जो पीछे वाला है, जहां पे मुंह खुलेगा आगे तरफ, क्या होगा, प्रोडक्ट। और पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, रिएक्टेंट बोल दिया। समझ गया आपको। तो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। और ये जो एरो होता है ना, मान लो मछली का मुंह है, और ये जो मछली का मुंह जिधर की तरफ खुलता है ना, वो क्या होता है, प्रोडक्ट। और बाकी पीछे वाला पार्ट क्या होता है, इसका रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है H2 और Cl2 है, वो क्या है, रिएक्टेंट। और जो HCl है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट। समझ गया। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, ये हाइड्रोजन में H2 में क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। और यहाँ पर क्लोरीन में क्या है, Cl2 है, मतलब दो क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होगा। समझ गए। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, यहाँ पर होता है हमारा कि हाइड्रोजन, सबसे पहले देखो ये पूरा क्या है, हाइड्रोजन H2 और Cl2 के हमारा रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। H और H के बीच में क्या होता है, बॉन्ड टूटता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो Cl2 में क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूटेगा। जब ये पुराने बॉन्ड टूटेंगे, मतलब ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे, जब ही जाके क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो होगा एक क्लोरीन के साथ जाकर के मिल जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी किससे जाकर के जुड़ेगा, इस क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या हो गया, एक नया बॉन्ड बन गया। तो बेसिकली प्रोडक्ट की तरफ देखो क्या हो रहा है, न्यू बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा है, मतलब एक नए एटम के बीच में क्या हो रहा है, दो अलग अलग एटम के बीच में क्या हो गए, नए बॉन्ड बन रहे हैं। और रिएक्टेंट की तरफ क्या हो रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं। तो बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट की तरफ जो पुराने बॉन्ड होते हैं ना वो टूटते हैं, और प्रोडक्ट की तरफ क्या होते हैं, न्यू बॉन्ड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं।
एग्जाम्पल देखा भाई, H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करने के बाद HCl बन रहा है, तो HCl क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट है, और H2 और Cl2 क्या है, रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन में H2 मतलब दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटता है। ऐसी दो क्लोरीन है, Cl2 का मतलब क्या है, दो क्लोरीन है, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में पहले बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो इनके बीच में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को पकड़ने के बाद एक एटम दूसरे एटम को कंबाइन करेगा। जब कंबाइन करेगा तो उनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो बेसिकली प्रोडक्ट की तरफ क्या होता है, नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, गौर से ध्यान से सुनना है ना, गौर से सुनने वाली बात क्या है उसको देखो। यहाँ पर जो है, जैसे ये देखो हाइड्रोजन है H2, ये क्या हो गया H2 मतलब हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो रहा है Cl2 मतलब क्लोरीन है। ये आपस में कंबाइन करने के बाद क्या बन रहे हैं, ये HCl बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हाइड्रोजन भी एक केमिकल सब्सटेंस है, Cl2 भी क्या है, क्लोरीन भी एक केमिकल सब्सटेंस है। तो ये जो पुराने जो केमिकल सब्सटेंस है हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन्हीं का आपस में कंबाइन करने के बाद क्या हो रहा है, नई चीज बन रही है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक दूसरे केमिकल सब्सटेंस में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, HCl बोल रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में होता है जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो भी तुम्हारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक नई चीज बनती है। तो वो नई चीज जो बन रही है उसका क्या हो रहा है, एक पुरानी चीज से नई चीज बन रही है ना, तो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस के अंदर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन बहुत सारी होती है, आयरन पे मतलब लोहे पे जंग लगना, जिसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। अब भाई दूध का दही जमना, दूध से क्या बनता है, दही बनता है, तो ये भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या दही से दूध बन सकता है, नहीं बन सकता। जो एक बार केमिकल रिएक्शन हो जाती है ना, मतलब जो भी केमिकल चेंजेस दुनिया के अंदर हो गए वो दोबारा क्या होंगे, वो फर्दर रिवर्स बैक नहीं होंगे। मान लो जैसे हम लोगों ने आइस है, आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको पिघला देंगे लिक्विड में चला जाता है, इसको और गर्म कर देंगे लिक्विड किस में चला जाएगा, गैस में। तो गैस दोबारा लिक्विड में भी चेंज हो सकती है, लिक्विड दोबारा उसको ठंडा कर दो, फ्रिज कर दो, किस में चला जाएगा, सॉलिड में। तो ये जो चेंज है ना, ये फिजिकल चेंज होते हैं। और जितनी भी तुम्हारी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं। कौन से चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस मतलब क्या है, जो एक बार हो गया ना वो दोबारा रिवर्स बैक नहीं जाने वाला, तो उसी चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। और जहां जहां पर केमिकल चेंजेस होंगे ना, वहां वहां पर क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। मान लो हम लोगों ने खाना खाया, फूड डाइजेस्ट हो गया, वो क्या दोबारा से वो जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, क्या उससे दोबारा हम लोग खाना बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। और जो ऐसा होता तो कभी खाने की कमी ना पड़ती, है ना। इसलिए देखो जो भी होता है, जितनी भी चीजें होंगी कि जहां पर केमिकल चेंज हो रहे होंगे, वहां पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। एक नया केमिकल, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उससे क्या होगा, एक नई केमिकल सब्सटेंस बन रही है, मतलब एक चीज पुरानी चीज होगी उससे एक नई चीज बन रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। दूध से दही बनता है, क्या दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। ऐसे जब खाना एक बार पच गया है ना, तो उसको खाना जो पचा हुआ खाना डाइजेस्ट वाला फूड है, क्या उससे दोबारा से हम लोग फूड बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। मान लो एक पेपर है, उसको हम लोगों ने जला दिया, वो किस में, ऐश में चला जाएगा, राख बन जाएगी उसकी। क्या दोबारा राख जो होगी वो ऐश होगी, वो दोबारा पेपर में कन्वर्ट होगा, नहीं हो। तो यहाँ पर क्या चल रही है, एक केमिकल चेंजेस चल रही है। और जहां जहां पर केमिकल चेंजेस चलती है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा एक केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होता है, समझ गए। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है केमिकल सब्सटेंस का एक दूसरे केमिकल, नए केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। खाना का पचना, कंबशन करना, किसी चीज को जला देना, भाई जल जाएगी तो राख में चली जाएगी, राख दोबारा किसी चीज में, नई चीज में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। आयरन पे जंग लग जाना, तो इस तरीके से बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, इस पिक्चर इमेज के अंदर देखना, बेसिकली हमें रिएक्टेंट से, रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। वो जो एरो होता है ना, वो मछली का मुंह बताया था, जिधर की तरफ खुलेगा वो प्रोडक्ट होता है, और पीछे वाला पार्ट क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखो, रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन है, H2 है, और क्या O2 है, वो आपस में कंबाइन करने के बाद H2O बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो क्या है, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये एक दो हाइड्रोजन का एटम है ना, ठीक है। इस तरीके से H2 के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम, तो यहाँ पर कितने H2 ले रखे हैं, देखो दो H2 ले रखे हैं, कितने 2 H2 ले रखे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये एक ले रखा है, ये इस तरीके से एक H2 और ये एक H2 ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, इस तरीके से ये एक H2, ये वाला H2 हो गया, एक इस तरीके से कितने H2 हैं यहाँ पर देखो, 2 H2 हैं, कितने 2 H2 हैं।
तो दो H2 का मतलब क्या है भाई, एक H2 HH करके बन गया, एक दूसरा H2 ये बन गया हमारा, है ना। दूसरा देखो ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन में O2 मतलब दो एटम है ऑक्सीजन के, तो एक एटम हमारा ये रहा ऑक्सीजन का, और एक दूसरा एटम कहाँ है, ये रहा, इस तरीके से, है ना, दो ऑक्सीजन के एटम होगा। इनमें देखो क्या हो रहा है, ये आपस में कंबाइन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन में ये जो हाइड्रोजन है इनके क्या होंगे, HH के बीच में बॉन्ड टूटा होगा, ऐसे HH के बीच में यहाँ पर बॉन्ड टूटा होगा, जब जाके इनके बीच में ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटा होगा OO के बीच में, तो ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो गया होगा, ऑक्सीजन के साथ। ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो गया होगा, ऑक्सीजन के साथ। उससे यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन है, वाटर में क्या होता है, देखो वाटर के अंदर देखो H2O है ना, कितने, दो हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन है, और ये कितने बन रहे हैं टोटल, 2H2O बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन ये रहा सेंटर में, और हाइड्रोजन कितने, एक और दो हाइड्रोजन ये हो गया। यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन ये रहा सेंटर में, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर। तो कहने का मतलब देखो इस इमेज को अच्छे से देखो, व्हाइट वाली जो बॉल दिखा रही है वो किसकी दिखा रही है भाई, व्हाइट वाला जो बॉल है ना, बॉल की तरह जो दिख रहा है ये एटम है, बॉल नहीं है, ठीक है, क्या है, एटम है। तो व्हाइट कलर की जो है वो हाइड्रोजन है, और रेड कलर की क्या, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देख लो पुरानी चीजें जो है ना, जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो आपस में कंबाइन कर रही है, उससे क्या बन रहा है, नई चीज बन रही है। उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सब क्या देख रहे हो, अलग होगी ना। ऑक्सीजन की एक अलग ज्योमेट्री थी, स्ट्रक्चर अलग था, शेप अलग था, हाइड्रोजन का अलग था। जब ये आपस में कंबाइन कर गए तो उससे क्या हो गया, एक नई चीज फॉर्म हो गई, एक नया जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, नई चीज फॉर्म हुई है ना, तो उसकी स्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ क्या है, अलग है ना। तो यहाँ पर क्या, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या चल रही है हमारी, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो केमिकल रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, भाई किसी चीज का जलाना, कंबशन करना, भाई कोई चीज तुम जला दोगे वो क्या होगा, एक वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी। जंग लगना, भाई किसी चीज पर एक बार जंग लग गई तो दोबारा से वो, जैसे पहली तुम चीज कोई लोहे की खरीद के लाए हो वैसा बन सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। डाइजेशन, खाने का पचना, फोटोसिंथेसिस, भाई जो प्लांट होता है ना वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें तुमने देखा होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, वाटर मॉइस्चर्स होते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है ना, ये अपना खाना प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, है ना। ऐसी बैटरीज होती है, बैटरी के अंदर देखते हो बैटरी क्या होती है, लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो जब जिसके घर में इन्वर्टर बैटरी लगी होती है वो क्या करती है, लाइट का पता ही नहीं चलता लाइट गई हुई है, क्यों भाई, हमें कैसे पता चलेगा, वो बैटरी तो हमें क्या दे रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है ना। तो उस बेसिकली बैटरी के अंदर होता क्या है, केमिकल्स होते हैं। क्या होता है इस बैटरी के अंदर, केमिकल्स होते हैं। वो जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, वो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर बैटरी के अंदर क्या होता है केमिकल एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। तो इस फिनोमेना को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। वॉशिंग करना, भाई हाथ तुम वॉश कर रहे हो किसी चीज से, है ना, शैम्पू से, जो भी सैनिटाइजर कुछ भी होगा, है ना, वॉश करने, हैंड सैनिटाइजर होगा, है ना, जो कुछ भी होगा उससे वॉशिंग करेंगे। दूसरा देखो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन बेसिकली होता क्या है उसको ध्यान से सुनना। भाई फर्मेंटेशन का मतलब है कोई भी तुम्हारा फूड प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके अंदर शुगर का कंटेंट होगा, तो उस शुगर का जो उसके अंदर कंटेंट है ना, तो बाहर से हम लोग ईस्ट वगैरह डाल देते हैं, बाहर से कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ईस्ट वगैरह, वो उसके अंदर डाल देते हैं। तो वो शुगर क्या होती है, फर्दर कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो शुगर है, शुगर किस में कन्वर्ट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है ना। क्या वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है वो दोबारा शुगर बना सकती है, नहीं बना सकती ना। तो यहाँ पर भी क्या चल रही है हमारी, केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से सुनो, हम लोगों ने बात करा भी कि एक केमिकल रिएक्शन होती है ना, देखो ध्यान से, हम लोगों ने भी क्या बात करा था कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना। मान लो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना। अभी देखा हम लोगों ने, रिएक्टेंट से क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। मान लो ये रिएक्टेंट से क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। जब भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा जब भी तुम लोग बोलते हैं कि वहां पर क्या चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही है। तो इसके एग्जांपल देखो क्या इसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा, मान लो ऐसे एग्जांपल ये है इस तरीके से केमिकल रिएक्शन का। हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ, तो यहाँ से क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। दूसरा एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है यहाँ से, देखो वाटर बन रहा है H2O, क्या बन रहा है यहाँ से, वाटर बन रहा है।
अब इसमें देखो फर्दर होता क्या है, उसको गौर से सुनने वाली बात है सब। यहाँ पर H2 और Cl2 देखो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जो तुम्हारे केमिकल सब्सटेंसेस है ना, ये केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहाँ पर HCl जो है ना, जो बना है वो क्या, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है ना केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में जो भी तुम्हारे सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी सब्सटेंस होंगे केमिकल सब्सटेंसेस, उनको तो हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। यहाँ पर देखो H2 और O2 आपस में कंबाइन करने के बाद क्या बन गया, ये H2O बन गया। क्या बन गया यहाँ से, ये H2O बन गया, वाटर। अब ये जो वाटर बना है ना, एक नई चीज बनी है। यहाँ पर क्या है, नई चीज बनी है, मतलब न्यू सब्सटेंस क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, मतलब फॉर्म हो गया। तो जो चीज नई बनी है ना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट्स। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, बेसिकली प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्योंकि ये नई चीज हमारी एक बनी है, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है। वो जो एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट का एक्चुअल मतलब होता है जो भी तुम्हारा केमिकल सब्सटेंस जो होता है ना, वो पार्ट लेते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो भी तुम्हारे केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बनते हैं, नए सब केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये क्या कर रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग जनरली, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो ये नया सब्सटेंस बना है, मतलब HCl, एक नई चीज बनी है ना, वो जो नई चीज, नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेसिकली, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एग्जांपल है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है। ठीक है, क्या है ये, मैग्नीशियम है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इस मैग्नीशियम के आगे, ओवरऑल ये जो रिएक्शन है ना, बैलेंस है। बैलेंस मतलब रिएक्टेंट की तरफ, बैलेंस का मतलब होता है रिएक्टेंट की तरफ जितने एटम होते हैं ना, उतने एटम प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 मैग्नीशियम है रिएक्टेंट की तरफ, इधर भी देखो 2 मैग्नीशियम है प्रोडक्ट की तरफ। ऑक्सीजन मतलब O2 मतलब 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या बराबर है। जब नंबर ऑफ एटम बराबर होता है ना, तो उसको बोलते हैं रिएक्शन क्या है हमारी, बैलेंस है। तो यहाँ पर देखो ये मैग्नीशियम, इधर वाला पार्ट देखो, ये पूरा क्या है, रिएक्टेंट है। तुम्हारा ये एरो है, यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ना, और जो तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन है, ये वो केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो केमिकल सब्सटेंस आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक नई चीज बनती है। तो वो जो नई चीज बन रही है, वो देखो क्या बन रही है, यहाँ पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये जो एक न्यूली सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब फॉर्म हो रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं, जो भी नई चीज बन रही है। यहाँ पर देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये जो केमिकल सब्सटेंसेस के आगे जो कोई नंबर लिखा हुआ है ना, ये जो कोई नंबर लिखा होता है, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस होगा, उसके आगे कोई नंबर लिखा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसका ये 2 लिखा हुआ है। कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस है, उसके आगे कोई नंबर लिखा होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो 2 लिखा हुआ ना, ऑक्सीजन मतलब एक एटम है, उसके नीचे 2 लिखा हुआ है। तो इसके नीचे जो 2 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट में इसका लिखा हुआ है कि ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और ये जो एरो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रिएक्शन एरो। ये जो एरो बना हुआ है, ये वाला एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एरो होता है, वो रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, रिएक्शन एरो बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सॉलिड लिखा हुआ है, मैग्नीशियम किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। और यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में। तो ये जो सॉलिड, गैस वगैरह लिखा हुआ है ना, ये केमिकल सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट बता रहे हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या, भाई कोई भी केमिकल सब्सटेंस है ना, वो 3 फॉर्म में होगी। 3 तरीके की स्टेट होती है इस दुनिया के अंदर, एक तो सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में। जो कोई केमिकल सब्सटेंस जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो उसकी स्टेट भी साथ में मेंशन कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं कि हम लोगों ने इसकी फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी इसके साथ। ठीक है, तो रिएक्टेंट आर कंज्यूम इन ए केमिकल रिएक्शन टू मेक प्रोडक्ट। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है,
जो तुम्हारे रिएक्टेंट होते हैं ना, वो जो केमिकल सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कंज्यूम होते हैं। उससे क्या होता है कि नई चीज, केमिकल रिएक्शन एक नई चीज बनती है, वो जो नई चीज बनती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट जो होता है कंज्यूम होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उससे क्या बनता है हमारा, एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, फिर देखो हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो केमिकल इक्वेशन होता क्या है उसको ध्यान से सुनना, है ना। देखो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, इसको एग्जांपल से समझेंगे, है ना। एग्जांपल देखो क्या है, ठीक है, एग्जांपल क्या है उसको दो। व्हेन हाइड्रोजन, पहले इस स्टेटमेंट को देख लो, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, है ना, टू फॉर्म वाटर, है ना। क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर। तो एक बात बताओ भाई, मैं तुम्हारा टीचर हूं, है ना, मैं तुम्हारे से बहुत लंबी लंबी एक स्टेटमेंट बोलने लग जाऊं, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, यही बोलूंगा ना। क्या बोलूंगा, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो इतना बड़ा बड़ा लिखोगे कि तुम, इतना टाइम लगाओगे क्या लिखने के लिए पूरा स्टेटमेंट? नहीं भाई, कोई चीज लॉन्ग मेथड है, उसको शॉर्ट मेथड में करने का काम तो हमारा है ना। ऐसे केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन जो है ना, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन जो है एक ऐसा मेथड है, या फिर एक ऐसा जुगाड़, या फिर एक ऐसा तरीका बोले हैं, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर इतना बड़ा बड़ा वर्ड की फॉर्म में ना लिख करके उसको उसके सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, या फिर उसके फॉर्मूले के साथ उसको रिप्रेजेंट करके लिखने का एक तरीका जो है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रोजन जो है रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है तुम्हारे पास यहाँ पे कि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को ना लिख करके सीधा इसका सिंबल रिप्रेजेंट कर देंगे कि हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है। ठीक है, और वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो उसका सिंबल लिख दो। स्टेटमेंट की फॉर्म में इतना बड़ा बड़ा ना लिख करके सीधा उसके केमिकल्स के जो भी सब्सटेंसेस हैं उनके क्या लिख दो, फॉर्मूले लिख दो, उसके सिंबल लिख दो, उसके साथ रिप्रेजेंट कर दो। साथ में देखो कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म कर रहा है, ये वाटर फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये वाटर फॉर्म कर रहा है, तो वो जो केमिकल सब्सटेंस है उसका क्या लिख दो, वाटर का जो केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मूला है उसको लिख दो। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बनाया जाता है। मतलब कोई भी एक वर्ड स्टेटमेंट की फॉर्म में केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या करते हैं, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। किसको, मतलब कोई भी वर्ड स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ उसको, उसके वर्ड स्टेटमेंट में जो भी केमिकल स्पीसीज है या फिर केमिकल सब्सटेंस है, या क्या करो उनके फॉर्मूले के साथ लिख दो, या फिर उसके सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट कर दो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखो ध्यान से, एग्जांपल क्या है उसको ध्यान से सुनो। दूसरा एग्जांपल देखो, व्हेन नाइट्रोजन, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनिया फॉर्म कर रहा है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से सुनो। मतलब नाइट्रोजन है वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का सीधा सिंबल लिख दो, N2 होता है ना, हाइड्रोजन का सिंबल लिख दो H2। ठीक है, उससे क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनिया फॉर्म कर रहा है। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। समझ गए। तो यहाँ पर देखो एक केमिकल रिएक्शन जो है वो वर्ड की फॉर्म में लिखी है, स्टेटमेंट की फॉर्म में, उसी को हम लोग स्टेटमेंट, मतलब वो जो केमिकल स्पीसीज है ना उसी के सिंबल के साथ या फिर उसके फॉर्मूले के साथ लिख करके एक शॉर्ट फॉर्म में बहुत आसानी के साथ बहुत कम टाइम में लिख सकते हैं ना। तो वो जो तुम्हारा एक मेथड है ना केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, किसके हेल्प से, सिंबल की हेल्प से या फिर सब्सटेंस के फॉर्मूले की हेल्प से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मान लो कोई भी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन वर्ड की फॉर्म में थी, वर्ड स्टेटमेंट की फॉर्म में थी, उसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब उसको रिप्रेजेंट कर दिया एक सिंबल्स के साथ या फिर उस फॉर्मूले के, केमिकल्स के फॉर्मूले के साथ लिख दिया, तो उसी को हम लोग क्या बोल दिया, हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन बोल दिया। क्या बोलते हैं उसी को हम लोगों ने, केमिकल इक्वेशन बोल दिया। अब मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने लिख दी, कोई केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने लिख दी, तो उस केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेटिव कहने का मतलब क्या है,
उसको सुंदर किस तरीके से बना सकते हैं। सुंदर कहने का मतलब क्या है, उसको इस तरीके से हम लोग लिख देंगे जैसे एक केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के बाद हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल जाए। क्या पता चल जाए, एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, उससे हम लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बता सकते हैं कि ये चीजें ये बता रहा है। ठीक है, तो एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें कुछ मेथड पढ़ने पड़ेंगे। उस मेथड को देखो क्या क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला मेथड देखो क्या है। पहला मेथड ये है टू इंडिकेट, ध्यान से सुनो, पहला मेथड है टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। कहने का मतलब देखो क्या है इसका, मान लो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोडक्ट को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब है कोई केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट की तरफ क्या करो, इसके सारे फिजिकल स्टेट मेंशन कर दो। फिजिकल स्टेट मतलब मान लो रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में होगा तो सॉलिड को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना। मान लो रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में हुआ तो एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। मान लो रिएक्टेंट गैस फॉर्म में हो तो जी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो कहने का मतलब है फिजिकल स्टेट मतलब पता था अभी कि भाई कोई भी इस दुनिया के अंदर नेचर में तीन तरीके की ही चीजें एग्जिस्ट करेंगी, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में। तो उनकी फिजिकल स्टेट मेंशन कर दो उन केमिकल सब्सटेंसेस का, चाहे रिएक्टेंट की चाहे प्रोडक्ट की। मान लो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट मान लो सॉलिड फॉर्म में हो तो एस से रिप्रेजेंट कर देंगे, लिक्विड फॉर्म में तो एल से, और गैस फॉर्म में होगा तो किससे रिप्रेजेंट कर देंगे लोग, गैस। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, हम लोग किसी एक केमिकल इक्वेशन के अंदर वो जो केमिकल्स है ना उनकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन कर देंगे ना, तो उससे क्या हो जाएगी, वो जो इक्वेशन होगी वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाएगी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखो एग्जांपल, जो भी गैसियस स्टेट होगा, मान लो कोई केमिकल सब्सटेंस है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसियस स्टेट में होता है वो, तो उसके लिए किस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, जी के सिंबल से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे दूसरा देखो कोई भी केमिकल है उसको लिक्विड स्टेट में होगा तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, उसको सिंबल को रिप्रेजेंट कर देंगे एल से। ठीक है, मान लो कोई भी सॉलिड स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई भी केमिकल सब्सटेंस है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है, अभी एक्वस सॉल्यूशन को समझाता हूं मैं क्या होता है, उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्यू से। देखो इस एक्वस का मतलब क्या है ना, इस एक्वस का मतलब होता है, देखो कहीं पर लिखा हो ना एक्वस, है ना, क्या लिखा हो, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग एक तो सिंबल से, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर एज अ सॉल्वेंट। एक्वस सिंबल का मतलब क्या है, वाटर एज अ सॉल्वेंट, मतलब जो तुम्हारा पानी है ना वो किसकी तरह एक्ट करता है, सॉल्वेंट की तरह। भाई सॉल्वेंट का मतलब क्या है उसको ध्यान से सुनो। सॉल्वेंट का मतलब है कोई भी चीजें है ना, मान लो घर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर क्या किया हम लोगों ने, शुगर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया। मान लो मम्मी ने बोला शरबत बना दो तो शरबत बना दिया, तो क्या बना दिया हम लोगों ने, शुगर का सॉल्यूशन तैयार कर दिया, है ना। अब इस शुगर के सॉल्यूशन के अंदर देखो जो शरबत बनाई होगी वो दो चीजों से मिलकर बनी होगी शुगर सॉल्यूशन। एक तो इसके अंदर क्या होगा, शुगर होगा, और साथ में इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा। समझ गए। तो यहां पर देखो क्या होगा भाई, इसके अंदर देखो है क्या, जो शुगर होता है वो तो कम अमाउंट में होता है, और पानी क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में लेते हो तुम, है ना। शरबत बना रहे तो पानी क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में लेते हैं हम लोग, और जो तुम्हारा शुगर होता है वो क्या करते हैं हम लोग, कम अमाउंट में लेते हैं। तो जो चीजें हम लोग कम अमाउंट में लेते हैं ना उसको तो बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सॉल्यूट बोलते हैं। और जो चीजें हम लोग ज्यादा अमाउंट में लेते हैं जिस चीज को, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सॉल्वेंट। तो कहने का मतलब क्या है, वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट, क्योंकि पानी क्या है ज्यादा अमाउंट में तो उसको वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ सॉल्वेंट की तरह। और जो चीजें कम अमाउंट में होती है ना उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। मान लो घर के अंदर सिकंजी बना रहे हैं ना, सिकंजी में क्या करते हैं, पानी ज्यादा अमाउंट में लेते हैं वाटर, और नमक वगैरह सॉल्ट वगैरह क्या करते हैं, कम अमाउंट में लेते हैं। तो सॉल्ट वगैरह क्या होता है तुम्हारा, सॉल्यूट होता है क्योंकि कम अमाउंट में होता है, और वाटर जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में लेते हो तो वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो वाटर कहीं पर एज अ सॉल्वेंट होगा ना तो वहां पर हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस को हम लोग किससे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे और देखो एग्जांपल, जैसे तुम लैब वगैरह में जाओगे ना केमिस्ट्री लैब के अंदर तो लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से, HCl लिखा होगा, मान लो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और उसके पे लिखा होगा AQ। क्या लिखा होगा यहाँ पर, AQ।
मतलब AQ का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा वाटर है ना, H इसका मतलब क्या है कि जो HCl है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डिजोल्व इन वाटर, किसके अंदर डिजोल्व है, वाटर के अंदर डिजोल्व है। तो HCl किसके अंदर डिजोल्व है, HCl डिजोल्व है हमारा वाटर के अंदर। मान लो ये कंटेनर ले रखा है और इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से वाटर है, पानी भरा हुआ है इसके अंदर। और इस पानी के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने इस पानी के अंदर जो है वो HCl की ड्रॉप डाल दी है, ठीक है, ऊपर से क्या कर रहे हैं हम लोग, HCl के ड्रॉप डाल रहे हैं इसके अंदर। मान लो HCl इस तरीके डाल दिया है ना, इस तरीके से रेड वाला जो है ना तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, HCl को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो खुद बताओ यहाँ पर जो वाटर होगा वो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, और जो चीजें ज्यादा अमाउंट में होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट। और HCl जो होगा वो कम अमाउंट में होगा, तो HCl क्या होगा, जो चीजें कम अमाउंट में होती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो HCl है वो किस में डिसॉल्व है, पानी के अंदर, और वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ सॉल्वेंट की तरह। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, HCl के जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है, एक्वस लिखा हुआ है, AQ, ठीक है। मान लो दूसरा देखो, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। जैसे दूसरा एग्जांपल मान लो कहीं पर लिखा हुआ है इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है। और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH होता है, ठीक है। और इसके जस्ट ब्रैकेट में जो है ना इस तरीके से AQ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रैकेट में, AQ। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हम लोगों ने क्या करवा है, कंटेनर लिया हुआ है। AQ का मतलब ध्यान से सुनते रहना है ना, ज्यादा प्रॉब्लम होती है। AQ मतलब एक्वस में, इस तरीके से यहाँ पर वाटर है ना, ठीक है, इस तरीके से पानी भरा हुआ है इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर वाटर है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, NaOH डाल दिया। क्या डाल दिया इसके अंदर हम लोगों ने, NaOH को डिसॉल्व कर दिया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप डाल दी इस तरीके से। तो मान लो यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स हो गए यहाँ पर इस तरीके से फैले हुए है ना। अब यहाँ पर खुद देखो, जो यहाँ पर वाटर है वो क्या है, ज्यादा अमाउंट में है, और जो चीजें ज्यादा अमाउंट में होती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो चीज ज्यादा अमाउंट में होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट बोलते हैं। और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कम अमाउंट में है ना, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व किया बहुत कम अमाउंट में, जो चीजें कम अमाउंट में होंगी ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो वाटर क्या है, एज अ सॉल्वेंट है ना, तो इसलिए हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के जस्ट बगल में क्या लिख दिया, AQ लिख दिया। AQ का मतलब समझ गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर डिसॉल्व है, तुम्हारा पानी के अंदर, एक्वस में है ना। AQ का मतलब ये है सिंपली, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर C6H12O6, ये एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और यहाँ पर जो ग्लूकोज होती है ना वो देखो, इसके साथ में एक ग्लूकोज क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, उसके साथ यहाँ पर देखो हम लोगों ने एक सॉलिड मेंशन कर दिया। यहाँ पर क्या एक टर्म मेंशन कर दिया, सॉलिड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और उससे क्या बन रहा है, यहाँ पर एल्कोहल बन रहा है, C2H5OH एल्कोहल बन रहा है। एल्कोहल किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो इस केमिकल स्टेट जो भी केमिकल सब्सटेंस है इसका भी क्या करते हैं हम लोगों ने, फिजिकल स्टेट मेंशन कर दिया। साथ में यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करी, सभी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या कर रखा है, इन जितने भी A B C तीनों रिएक्शन के अंदर देखो क्या मेंशन कर दिया हम लोगों ने, फिजिकल स्टेट मेंशन कर रखा है ना। इसी तरीके से देखो C वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर सोडियम है ना, सोडियम है, केमिकल रिएक्शन देखो C वाला जो है सोडियम है, वो सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है नेचर के अंदर, और वाटर किसकी फॉर्म में होता है, भाई इसका मेंशन कर दिया लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उससे क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है, और साथ में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए गैस का सिंबल यूज कर दो। यहाँ पर देखो ये जो NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके जस्ट बगल में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्वस लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। क्या लिखा हुआ है इसके ब्रैकेट में, यहाँ पर एक्वस लिखा हुआ है। एक्वस का मतलब क्या है, अभी बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर डिसॉल्व है, पानी के अंदर डिसॉल्व है, इसलिए हम लोगों ने क्या सिंबल यूज किया, एक्वस का, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखो, फर्स्ट देखा था हम लोगों ने कि एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो देखा था जितने भी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट की साइड, उन सबका क्या करो, फिजिकल स्टेट लिख दो, है ना। इसी तरीके से देखो सेकंड वाला जो है पार्ट, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को और भी ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो टू इंडिकेट द हीट चेंज इन एन इक्वेशन, हीट चेंज इन एन इक्वेशन का मतलब क्या है उसको ध्यान से सुनो। भाई मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट से जो होता है प्रोडक्ट बनता है, और रिएक्टेंट को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को हम लोग P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसके दौरान दो ही केस बनेंगे। क्या होंगे, दो केस बन सकते हैं उससे रिलेटेड। या तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान वो हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। मान लो हीट को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। या फिर वो हीट को क्या करता है,
रिलीज करेगा, ठीक है, हीट को क्या करता है, रिलीज करेगा, है ना, हीट इज रिलीज। तो किसी एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो दो ही केस होंगे, या तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान वो हीट को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब करेगा, या वो केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा, मतलब हीट रिलीज होगी उस केमिकल रिएक्शन के दौरान। मान लो हम लोगों ने क्या करा, एक पेपर ले लिया, उसको जला दिया, है ना, जिसको जलाना एक कंबशन रिएक्शन है, ठीक है, जितनी भी चीज जलती है ना उन सबको क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन। और जो भी कोई चीज जला रहे हो ना तुम, तो उस दौरान बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। क्या होती है वहां पर, हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो साथ में हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं कि हीट, एक मेंशन भी तो कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट में हीट रिलीज हो रही है ना, तो उसको हीट चेंज हो रहा है ना केमिकल रिएक्शन के दौरान, है। मान लो बर्फ है, ठीक है, आइस है, आइस क्या करता है, उसको पिघला दो, आइस को पिघलाओगे तो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। मान लो सॉलिड फॉर्म में, फ्रीजर में से निकाला इसको, बाहर रूम में रख दिया, तो रूम का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, आसानी से बाहर के से सराउंडिंग से, वातावरण से क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड होता है, वो किस फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट को या तो कोई रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब करता है, या हीट को क्या करता है, रिलीज करता है। मान लो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान उसने हीट को क्या करा, एब्जॉर्ब किया, ध्यान से सुनना, हीट को क्या करा उसने, एब्जॉर्ब किया। तो जो भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट को एब्जॉर्ब करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं उसको हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। जिस रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब हुई है ना, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन के दौरान हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या होती है, हमारी रिलीज होती है। तो किसी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट जब रिलीज होगी ना, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसका देखो ध्यान से सुनो, दो टाइप की रिएक्शन तुम्हें बता दी, हीट ऑफर चेंज के बेस पर, है ना, कि किसी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट कितनी चेंज हो रही है, या तो हीट ओवरऑल रिलीज होगी, या हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हीट ओवरऑल रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और हीट ओवरऑल वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, तो हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान वो हीट इवॉल्व हुई है या फिर हीट रिलीज हुई है, ठीक है। सबसे पहले देखो केस फर्स्ट लेते हैं हम लोग। देखो केस फर्स्ट में क्या है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। तो किसी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, और जो वो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं उसको हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग इस रिएक्शन का, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वही सॉलिड फॉर्म में है। मान लो यहाँ पर वाटर है, ठीक है, वाटर जो होता है ना सॉलिड फॉर्म में जो होता है तुम्हारा, एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में। तो वाटर जो सॉलिड फॉर्म में होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आइस बोलते हैं। तो ये जो क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। उसको देखो ध्यान से, है ना, ये किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है, हीट को यहाँ पर प्लस हीट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो आइस जो होगा ना सॉलिड फॉर्म में, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ से जो वाटर होगा वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। किस फॉर्म में चला जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पर सेकंड केस देखना ध्यान से, है ना, सेकंड केस क्या है उसको भी देखो। केस जो है वो सेकंड है, सेकंड केस क्या है, हीट इज रिलीज, है ना, रिलीज, या फिर हम लोग बोलते हैं रिलीज ना बोल के इवॉल्व बोल देंगे। इवॉल्व का मतलब भी क्या है कि हीट क्या हो रही है, रिलीज ही हो रही है ना, निकल रही है। तो जिस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, फिर इवॉल्व हो रही है, उसको भी हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके दौरान क्या होती है, हीट क्या होती है, वो रिलीज होती है, फिर हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। जैसे हम देखो ध्यान से, कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पर देखो क्या बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। और साथ में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। क्या होती है, ये
हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर देखो दो रिएक्शन लिखी है, दोनों रिएक्शन देखो कंपैरिजन करके देखो क्या फर्क है दोनों में, है ना। दोनों का कंपैरिजन देखते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पर देखो ये जो हीट है ना, ये रिएक्टेंट की तरफ लिखा हुआ है। इस एरो के इधर वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। और इस एरो के जो इधर वाला जो पार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो तुम्हारा हीट का जो लिखा होगा ना, हीट जो लिखा होगा वो रिएक्टेंट की तरफ लिखा होगा ना, तो इसका मतलब समझ जाना रिएक्शन कौन सी है तुम्हारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान क्या होती है, तुम्हारी हीट जो होती है ना एब्जॉर्ब होती है। तो समझ जाना कि एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है और रिएक्टेंट की तरफ प्लस करके हीट लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन कौन सी हो गई हमारी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें क्या होती है, हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर ये एरो है, एरो जिधर की तरफ मछली का मुंह खुला रहेगा उधर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इधर क्या है तुम्हारा, ये प्रोडक्ट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट हो गया, कार्बन ऑक्सीजन, वो सब क्या हो गया तुम्हारे, रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट की तरफ और जो तुम्हारा हीट लिखा होगा, समझ गए, किधर की तरफ लिखा होगा, प्रोडक्ट की तरफ हीट लिखा होगा, तो समझ जाना वो रिएक्शन कौन सी होगी तुम्हारी, एक्सोथर्मिक होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, वो एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें क्या होती है, हीट जो होती है तुम्हारी इवॉल्व होती है। ठीक है, तो दो टाइप के रिएक्शन है हीट चेंजेस के बेस पर, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है ना। तो ध्यान से देखो, और जो तुम्हारा रिएक्टेंट की तरफ हीट लिखा होगा तो समझ जाना वो रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। प्रोडक्ट की तरफ हीट लिखा होगा तो इसका मतलब समझ जाना वो क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उस दौरान हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन इन, बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन। ठीक है, बर्निंग ऑफ कार्बन का मतलब क्या है भाई, कार्बन है और बर्निंग मतलब जला रहे हो किसकी प्रेजेंस में, और जो भी चीज जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या बनता है, CO2 बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी ना। तो जब हीट प्रोडक्ट की तरफ लिखा हो तो समझ जाना वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका मेल्टिंग ऑफ आइस का। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का स्टेटमेंट पढ़ लेते क्या होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या होती है हमारी, एब्जॉर्ब्ड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब आइस को पिघलाना। सही बात है भाई, यहाँ पर वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और वाटर जो सॉलिड फॉर्म में होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं। तो ये हीट को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, ये यहाँ से जो वाटर होगा वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आइस क्या हो रहा है, पिघल रहा है ना एक लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पर हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखना चाहो तो देखो इस तरीके से, नाइट्रोजन है, N2 गैस है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस, और ये क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जब ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ से NO गैस बन रहा है, और कितने बनेंगे, 2 NO गैस। इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन के दौरान देखो क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, रिएक्टेंट की तरफ प्लस करके हीट लिखा हो तो समझ जाना इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो है हमारा वो थर्ड जो है, एक किसी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने का जो थर्ड पॉइंट है उसको देखो, टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। मान लो कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो किस कंडीशन से हो रही है उसको भी साथ में मेंशन कर देते हैं ना हम लोग, केमिकल रिएक्शन के साथ उसको भी मेंशन कर देंगे, उसकी कंडीशन। ठीक है, तो उससे क्या होगी, जो हमारी केमिकल इक्वेशन होगी वो और भी ज्यादा क्या होती है, इंफॉर्मेटिव बन जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो इसका सबसे बेस्ट है, इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। मान लो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, उस रिएक्शन के दौरान उसको हीट की जरूरत है, हीट रिक्वायर्ड मतलब हीट की जरूरत है, तो हीट का जो साइन होता है ना, लोग डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखो, ये जो एक डेल्टा करके साइन बना होता है ना, इस वाले साइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कहां पर लिख देते हैं, जो भी तुम्हारी इक्वेशन होती है ना उसके एरो के ऊपर हम लोग उसको पुट कर देते हैं। मान लो जैसे यहाँ पर लिखा हो कॉपर है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और साथ में यहाँ पर देखो एक सिंबल यूज कर दिया हम लोगों ने, हीट। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा सिंबल जो होता है ना, हीट का सिंबल होता है। तो इससे हम लोग इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। मान लो केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है
उसके ऊपर डेल्टा का सिंबल लिखा हो ना, उस एरो के ऊपर लिखा हो या फिर नीचे लिखा हो ना, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो डेल्टा साइन तुम्हारा रिप्रेजेंट कर देता है कि रिएक्शन जो हो रही है ना, इस रिएक्शन में हीट की जरूरत है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ कॉपर है, ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहा है, उससे क्या बन रहा है, CuO बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, और यहाँ पर डेल्टा सिंबल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, इस रिएक्शन के दौरान क्या है, हीट की रिक्वायर्ड है ना, हीट की जरूरत है। उसका नेक्स्ट देखो, एक रिएक्शन सेकंड पॉइंट जो इस वाले सेकंड पॉइंट जो है ये वाला, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि जब तुम्हारा किसी एक रिएक्शन के द्वारा हीट क्या रिक्वायर्ड हो रही है, तो हम लोग डेल्टा साइन का यूज कर देते हैं, और डेल्टा साइन जो होता है हीट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकंड देखो, इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, ये बताते हैं कैटलिस्ट होता क्या है। तो जो सिंबल या फिर फॉर्मूला होगा ना कैटलिस्ट का, वो रिटर्न अबव और बिलो द एरो साइन इन द इक्वेशन, ठीक है। उस इक्वेशन में जो भी एरो होगा उसके या तो ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैटलिस्ट समझो क्या होता है। देखो भाई कैटलिस्ट का मतलब क्या है ना, देखो कैटलिस्ट का मतलब होता है, कैटलिस्ट वो चीज सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, दोज केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, दोज केमिकल सब्सटेंस do not take part in a chemical reaction, ठीक है। कैटलिस्ट एक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो तुम्हारे क्या होते हैं, किसी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है, ये रिएक्शन की या तो स्पीड को बढ़ा देगा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, या फिर रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, कम कर देता है। दो ही काम होते हैं कैटलिस्ट के, या तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, मान लो कोई रिएक्शन बहुत धीरे हो रही है, उस रिएक्शन को होने में 10 मिनट लग रहा है, बाहर से तुमने कोई कैटलिस्ट डाल दिया। कैटलिस्ट बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंसेस होता है, कोई बाहर से नई अजूबा चीज नहीं आई है ना, एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। वो केमिकल सब्सटेंसेस क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, भाई प्रमोट हो जा, आगे बढ़ जा, है ना। तो वो क्या करते हैं, कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पार्टिसिपेट खुद तो नहीं करते केमिकल रिएक्शन के दौरान, लेकिन उसको प्रमोट करते रहते हैं, भाई तू कर तू कर तू कर, है ना। वही वाली बात है, वही हम लोग काम कर रहे हैं ना, हम ना करके दूसरों को इन्वॉल्व करेंगे, भाई इस काम को तू कर, उसको उकसाएंगे, है ना। तो उकसाने का काम किसका होता है, कैटलिस्ट का। तो बेसिकली केमिकल कैटलिस्ट वो रिएक्शन, कैटलिस्ट वो स्पीसीज होती है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर खुद पार्टिसिपेट नहीं करती। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये रिएक्शन की या तो स्पीड को बढ़ाता है या घटा देता है। मान लो कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है ना, और उसको हमें कंट्रोल से बाहर है, तो उसके अंदर बाहर से एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस डालेंगे जो उसकी स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, है ना। मान लो कोई रिएक्शन 1-2 घंटे में हो रही है, उसको जल्दी से करना है, जल्दी जल्दी हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो बाहर से कोई केमिकल सब्सटेंस डाल दो। जब तुम केमिकल सब्सटेंस डालोगे तो उससे क्या होगा, वो रिएक्शन थोड़ी और स्लो हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, है ना। तो बहुत कम टाइम में हो जाएगी, जो रिएक्शन 1 घंटे में हो रही थी वो 10 मिनट में हो जाएगी, है ना। तो प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी से जल्दी बन जाएगा। देखो यहाँ मान लो जैसे एक ग्राफ से देखते हैं ना, ठीक है। यहाँ देखो इंडिया है, ठीक है, इधर इंडिया है और इधर जो है चाइना है, ठीक है। 2 रास्ते इंडिया से चाइना जाने के, मान लो एक पहाड़ का रास्ता है ये इस तरीके से, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है ना। तो हम लोगों ने क्या करा, पहाड़ को तोड़ दिया और ये एक प्लेन रास्ता बना दिया। तो जल्दी से बताओ किस रास्ते से पहुंचोगे, इस वाले रास्ते से पहुंचोगे, किस वाले रास्ते से पहुंचोगे, ये जो प्लेन रास्ता है इससे पहुंचोगे, पहाड़ से टाइम लगेगा पहुंचने में। तो ये क्या कर दिया, हथौड़ा मार करके क्या करके इसको पहाड़ को तोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, अब कैटलिस्ट की, ये क्या हो गया, कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन क्या होगी, अब जल्दी हो जाएगी ना। रिएक्टेंट से जो मतलब इंडिया से चाइना जाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कैटलिस्ट का बेसिकली काम ही यही होता है, वो एक अल्टरनेट पार्ट देता है जिससे केमिकल रिएक्शन क्या हो जाए, जल्दी स्पीड में हो जाए या फिर धीरे हो जाए ना, उसको बोलते हैं। जैसे देखो इसका मतलब क्या है भाई, कोई भी केमिकल रिएक्शन है और वो क्या हो रही है तुम्हारी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है, तो उस कैटलिस्ट, जो भी कैटलिस्ट क्या होगा, कैटलिस्ट तुम्हारे केमिकल सब्सटेंस होता है, उसका कुछ फॉर्मूला या फिर सिंबल होता होगा, उसको हम लोग एरो के ऊपर लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, या फिर एरो के नीचे मेंशन कर देते हैं ना। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन जो होती है वो गैस होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, H2 गैस है, ठीक है, और यहाँ से बन रहा है हमारा NH3 गैस। क्या बन रहा है यहाँ पर हमारा NH3 गैस। इसको बैलेंस कर देते हैं, अगर 2 आ जाएगा, अभी बैलेंसिंग सिखाएंगे हम लोग, है ना। तो N2 क्या है यहाँ पर, देखो नाइट्रोजन है, N2 क्या है, नाइट्रोजन, और H2 क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन है, और NH3 क्या है यहाँ पर, अमोनिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करा, ये जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर हम लोगों ने लिख दिया Fe। क्या लिख दें यहाँ पर, Fe,
ठीक है। इस एरो के ऊपर कोई भी केमिकल सब्सटेंस लिखा होगा ना तो समझ जाना इसका मतलब केमिकल सब्सटेंस लिखा हो, उसका फॉर्मूला लिखा हो या फिर उसका कोई सिंबल लिखा हो तो इसका मतलब समझ जाना कि ये क्या है तुम्हारा, ये तो एरो के ऊपर भी हो सकता है, इस एरो के ऊपर भी और एरो के नीचे भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा कैटालिस्ट है। क्या है ये कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट का मतलब समझ गया, जब भी कोई किसी एक केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा हो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी चीजें एरो के ऊपर लिखी हुई है नीचे लिखी हुई, ठीक है, तो समझ जाना वो कैटलिस्ट है। उस कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की या तो स्पीड को बढ़ा देता है या रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े। सबसे पहला मेथड क्या था कि उस केमिकल इक्वेशन की क्या कर दो हम लोग फिजिकल स्टेट मेंशन कर देते हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है भाई, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, एक्वस फेज में, किस भी स्टेट में उसको मेंशन कर देना। दूसरा, रिएक्शन के दौरान हीट में क्या चेंज आया है, या तो रिएक्शन के दौरान हीट को एब्जॉर्ब करेगा या वो हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, उससे हम लोग मेंशन कर देंगे। और रिएक्टेंट की तरफ प्लस करके हीट लिखा हो उसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और प्रोडक्ट की तरफ हीट करके लिखा हो उसका मतलब क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। फिर बात करी थी कि भाई कोई भी रिएक्शन है वो जिस कंडीशन में हो रही है, मान लो हीट की जरूरत है उसको, तो सिंबल डेल्टा सिंबल से यूज कर देते हैं ना। और जो उसको हम लोग प्रोडक्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है तो एरो के ऊपर क्या करो, या ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, उस केमिकल सब्सटेंस का या तो फॉर्मूला लिख दो या उसका सिंबल रिप्रेजेंट कर दो, तो हमें पता चल जाता है क्या कैटलिस्ट है। इसका काम क्या है, या तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा या वो, ठीक है। इसी के साथ हम लोग लेक्चर को ओवर करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि भाई मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसको पता करने के लिए उसको हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ती है केमिकल रिएक्शन की, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा।